नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट है, तो सभी छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस पर टाइम दें। इससे आपका सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर और सभी टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अधिक से अधिक समय सेट प्रैक्टिस पर देना चाहिए। दिन भर में आप 1 से 2 सेट लगाइए, उसका सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अभी जो समय है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद वाला समय है सेट प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये सेट नंबर 9 है, किरण पब्लिकेशन का है, वॉल्यूम 3 का, जो नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर ये आधारित है। तो जो पीछे का वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो निराधार शब्द का विलोम होगा साधार, है ना। निराधार का विलोम हो जाएगा साधार। ठीक है, साक्षर का विलोम क्या होगा? तो साक्षर का विलोम होता है निरक्षर। साध्य का विलोम क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत, है ना, स्वागत में संधि कौन सी है? तो यन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है? सु प्लस आगत, है ना, स्वागत। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची इसमें अमर तरंगिणी ये है ना, और ये विष्णुपदी ये भी गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथ गा ये भी गंगा का पर्यायवाची है। ये जो पुष्प धनवा है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ये पुष्प धनवा जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है ये। नेक्स्ट है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग रेल यात्रा के अनुसार भारतीय रेलें साफ क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जिसमें दम उसके हम, है ना, जिसके दम उसके हम। नेक्स्ट है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अक्ल का दुश्मन होना यानी कि महामूर्ख होना। ठीक है, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना। अच्छा, तीन पकड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तीन पकड़ना यानी किसी के शरण में जाना। नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, है ना। वार खाली जाना, इसका अर्थ क्या होता है? युक्ति का सफल न होना। शहर का दाई का मतलब होता है कि घर घर की खबर रखने वाली। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना ये मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्लज होना। और अक्ल का दुश्मन होना यानी कि महामूर्ख। नेक्स्ट है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो पक्षी का पर्यायवाची होगा इसमें बिहग। बिहग जो है पक्षी का पर्यायवाची है। और ये जो वृंद है ये वृंद दल का पर्यायवाची है। और शार्दुल जो है शेर या सिंह का पर्यायवाची है, ये शार्दुल। और उरग जो है ये सर्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अक्षर कथा जो है ये लिखा गया किसका? गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और लाल पान की बेगम किसके द्वारा लिखा गया? तो लाल पान महाकाव्य की जो लेखक है, रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु है। कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। भारत की पुरातन विद्यापीठ के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। पधारो हमारे देश इसके रचयिता लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्र है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो गिरिधर में बहुव्रीहि समास है ना। गिरिधर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। और गिरिधर का मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला। नेक्स्ट है कि काली घटा का घमंड पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है ना। कौन सा? यमक अलंकार है। नेक्स्ट है कि त्रिलोचन ने ग्रामीण जीवन में किसका चित्रण किया। तो त्रिलोचन ने ग्रामीण जीवन में ये किसानों और श्रमिकों का ये चित्रण किया था। नेक्स्ट है अब अंग्रेजी का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में। अब इसमें क्या है, टोटल पढ़ने की जरूरत नहीं। बेस्ट एक्सप्रेशन यानी साइनो पूछ रहा है। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है, इम्पेकेबल मतलब होता है निर्दोष। ठीक है, इम्पेकेबल मतलब निर्दोष। इसका साइन हो जाएगा फॉल्टलेस, है ना, कोई भी इसमें दोष नहीं है, फॉल्टलेस। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा है? अपोजिट, है ना, अपोजिट बताना है। तो
डिसएबोवल है ना, डिसएबोवल का मतलब होता है अस्वीकार करना है ना, अस्वीकार करना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अप्रूवल है ना, स्वीकृति मिल जाना है ना। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, करेक्टली स्पेल्ड यानी कि सही शब्द चुनना है। तो इसमें हायरार्ची लिखा हुआ है, तो कौन सा इसमें हायरार्ची वाला सही है, तो ये वाला हायरार्ची ये सही है। हायरार्ची का मतलब होता है अनुक्रम या पदक्रम है ना, HIERARCHY, ये वाला सही है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ना, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या खाली जगह पे आपको भरना है, कौन सा शब्द होगा, बाय ए सिंगल मीन एक्ट ही डैश आउट ऑल हिज गुड डीड्स। मतलब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको अगर समझते हैं तो बाय ए सिंगल मीन एक्ट ही आउट ऑल हिज गुड डीड्स। देखिए यहाँ पर क्या देखो, एक अगर आप बाय ए सिंगल मीन एक्ट यानी अगर एक घटिया काम अगर हो जाता है तो उसके सभी ऑल हिज गुड डीड्स जो अच्छे कर्म हैं वो क्या होगा, वाइप्ड आउट, यानी सभी समाप्त हो जाएगा, वाइप्ड आउट, यहाँ वाइप्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपकी एक गलत कार्य जो है वो सभी आपके अच्छे कर्मों को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, वाइप्ड आउट। नेक्स्ट है, आई वाज कॉन्शियस डैश ए ब्रेक इन माई वॉइस है ना, तो कॉन्शियस के साथ कौन सा लगेगा, तो प्रीपोजिशन इसमें आएगा कॉन्शियस ऑफ है ना, आई वाज कॉन्शियस ऑफ ए ब्रेक इन माई वॉइस, यानी कि मुझे अपनी आवाज़ में जो डिस्टरबेंस है, दरार का महसूस हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, आपको आइडियम एंड फ्रेज दिखा, यानी कि मुहावरे बताना है। आइडियम एंड फ्रेज इसका क्या होगा, ऑल मून साइन, ऑल मून साइन मतलब क्या होता है, देखिए मून मतलब क्या होता है, चांद, सभी मतलब चांद तारे की बातें करना, यानी कि वो रियलिटी से दूर होना है ना, फार फ्रॉम रियलिटी, काल्पनिक बातें हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है आपको। तो इसमें क्या है, वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर्स ETC, मतलब वैसा व्यक्ति जो सेट करता है क्या, बुक या न्यूज़पेपर ये सभी सेट करता है, तो इसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, कंपोजिटर है ना, इसका करेक्ट आंसर है कंपोजिटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, आपको बताना है एक्टिव और पैसिव वॉइस है, तो इसमें दिया हुआ क्या, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस में क्या है, द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में मेन चीज़ें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है उसमें क्या होता है, जैसे V2 में है तो उसका जो वर्ब होता है, ज्वेलरी वर्ब लिखाएगा क्या, वाज है ना, वाज वेयर लिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया आपका द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आएगा, एक चीज़ पहले ये ध्यान देना, ये सब्जेक्ट में आएगा द आर्म ऑफ इंजर्ड मैन, और यहाँ जो है द आर्म ऑफ इंजर्ड मैन क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा है ना, बैंडेज है तो वाज आएगा। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज्ड बाय द डॉक्टर, तो ये वाला तो है ना सही लग रहा है ना, तो ये वाला पूरी सही है। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज, और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन गया ना, बाय के साथ ऑब्जेक्ट में आ जाता बाय द डॉक्टर, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 20, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। जैसे वंदना सेड, तो वंदना ने कहा कि आई एम बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस टुडे, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो नरेशन में होता है दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक में जैसे कि जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो और ये जो है वंदना सेड है, तो ये क्या कहलाता है, वंदना सेड तो होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कि वंदना सेड होगा, उसके बाद क्या है, वंदना
सेड, उसके बाद कंजक्शन आता है। दो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को जैसे बदलते हैं तो उसमें क्या आता है, दो सेंटेंस रहता है, वंदना सेड, और ये वाला रहता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है। तो दोनों को ऐड करते हैं, एक कंजक्शन के द्वारा ऐड होता है। तो यहाँ सेड है और यहाँ सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ सेड के बाद डेट आता है, ठीक है। तो वंदना सेड डेट, ठीक है। उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है वंदना, तो आई क्या हो जाएगा, ही में बदल जाएगा। तो आई जो है ही नहीं, यहाँ वंदना लड़की है तो सी में आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ वंदना सेड दैट सी, और जो है आई एम बीइंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। जो प्रजेंट इम्परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो एम इज आ रहा है यहाँ, तो वाज में बदलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ शुड दे दिया, ये गलत हो जाता है, यहाँ नहीं होगा ये आंसर, ठीक है। आई एम दे दिया, एम नहीं होगा, क्योंकि एम जो है ये बदले जाएगा किस में, वाज वेयर में। जैसे यहाँ वंदना सेड दैट सी वाज बीइंग ड्रॉप्ड ऑफ द ऑफिस, है ना, टू ऑफिस दैट डे, ये वाला सही है, इसका करेक्ट आंसर ये वाला सही है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, टू डे जो है ये क्या है, जब चेंज करते हैं तो टू डे बदल जाता है डेट डे में। जैसे टू डे यहाँ है तो ये आंसर नहीं होगा, टू डे यहाँ आंसर नहीं होगा, ठीक है। डेट डे में बदल जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब मैथ और रीजनिंग का स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, तो देखिए इसको जब इधर से सॉल्व करते जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। करना क्या, देखिए √9 का क्या होगा मान, इसका मान हो जाएगा 3 होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, √256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल 16, ठीक है। तो ये 16 अब प्लस ये 3, अब प्लस 150 कितना हो जाएगा, 150। अब देखिए टोटल, अब ये दोनों रूट हट गया, अब खाली रूट एंडर के अंदर बच गया है 150 प्लस 16 प्लस 3 बच गया। तो 150 और 16 कितना हो गया, 166, और 3 169, यानी कि रूट एंडर 169, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें कोई डाउट कोई भी नहीं है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। तो ए और बी मिलकर 5 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले उसे 30 दिनों में करता है, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए दोनों मिलकर 5 दिन में करता है, और ए अकेले जो करता है इतना दिन में, तो दोनों में से ए को घटा देंगे, बी का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर करता है 5 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 भाग। और ए जो है अकेले 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/30 भाग, यानी ए वाला घटा देते हैं दोनों में से, तो बी का आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, नीचे वाला का 30 हो जाएगा, 5 30, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा, और 30 से कहीं 30, यानी 1 है कहीं 1, तो ये 6 में से गया 5, 5 30, यानी 1/6 आ गया। तो 6 को 1/6 भाग काम करता है बी, ठीक है। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो इसको उलट दीजिए, 1/6 यानी कि 6 दिन में करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है कि 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः इतना इतना घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं ऐसे, है ना, जैसे ए है, बी है, सी है, तीनों का जैसे 10 12 15 घंटे में, तो तीनों के एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा, 15 चौके 60, एलसीएम 60 हो गया। देखिए ये अगर मोटा मोटी एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे तीन अंक दिया हुआ, ठीक है, 3 संख्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा है उसको आप गुणज करते जाइए, 15 दूनी 30, 15 3 45, वहाँ रुकना है जहाँ तीनों से कट जाए। तो 15 दूनी 30, ये 12 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 12 से नहीं कटेगा, 15 चौके 60, 60 एक ऐसा है जो तीनों से कट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ रुक गए 60 पर, नीचे से करते जाना है ना, शुरुआत से, तो 60 इसका एलसीएम तीनों का हो जाएगा। तो देखिए आप देखिए 10 जो है, ये 10 घंटे में काम करता है, तो 1 घंटे में कितना भाग काम करेगा ये, ठीक है। तो 1 घंटे में ये काम करेगा कितना, 10 चौके 60, 6 काम करेगा, 6 बार में इसको, फिर 12 5 चाहिए 60, बी करेगा 5 घंटे में 5 काम करेगा, और सी करेगा 15 चौके 60, यानी 4, है ना, 4 काम करेगा। तो आप देखिए ए टोटल काम है कितना, तीनों मिला के काम है 60, ठीक है, ऐसे समझिए, टोटल मिला के 60 है, और ए करता है 6, और 2 करता है, बी करता है 5, और सी करता है 4, तीनों को जोड़िए 6 5 11 4 15, यानी तीनों मिला के 15 काम करता है 1 घंटे में। तो टोटल काम कितने दिन में, कितने घंटे में कर देगा, तो 15 से इसको भाग दे दीजिए, तो 4 घंटे में कर देगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उतना भी नहीं करना, करना क्या, देखिए एलसीएम
ये लीजिए तीनों का, जैसे उतना आपको समझाने के लिए टाइम लगा, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, तीनों का एलसीएम हो गया 60, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, देखिए इसको काटते जाइए, 10 छक 60, 6 लिख दीजिए, 12 से कितने बार में कटेगा 60, 5 है ना, 12 पंचे 60, करते जाइए, 15 चौके 60, यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 5 11, 4 15 चौके 60, आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि 16 परीक्षणों के एक समूह का समांतर माध्य 12 है, यदि इनमें से 6 परीक्षणों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है, 6 में से प्रत्येक में से 8 घटाया जाएगा तो प्राप्त नया समांतर माध्य कितना होगा। तो देखिए पहले का टोटल मान कितना है, 16 परीक्षण का समांतर माध्य इतना है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 16 गुना 12, 16 गुना 12 करेंगे कितना होगा, 192, माइनस करेंगे क्या, 6 में से घटाया 8 आते, यानी 8 छक 48, 6 गुना 8 करके 8 छक 48। अब ये टोटल मान जो इतना हो गया, ठीक है, लेकिन संख्या है कितना, तो संख्या टोटल है तो उतना ही है ना, क्योंकि 6 संख्याओं का जो मान है उसमें से 8 घटाया था, लेकिन संख्या उतना ही है, तो बटा में 16 करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 192 में से 48 घटाइएगा तो आएगा कितना मालूम, 144, तो 144 अब बटा 16, तो 16 नंबर 44, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 9। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 90% लाभ कमाता है, यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ तो दिया हुआ नहीं है, केवल दिया हुआ है 90% लाभ कमाता है, ठीक है। तो अगर आधी पर बेचे तो कितना प्रतिशत हानि होगा। तो देखिए कुछ अगर नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं हम कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य उसका 100 है, ठीक है, और लाभ उसका 90% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य 190 हो जाएगा, क्योंकि 100 क्रय मूल्य 90% लाभ है, यानी 100 का 90% यानी 90, उसमें जोड़ दीजिए, यानी 190 इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब आगे बोला क्या, यदि उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचा जाए, जितना पर बेचा गया था ना उसको आधी कीमत पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य क्या है, 190 में बेचा गया था, लेकिन उसका आधा पर बेचा जाए। आधा करिएगा क्या होगा, 2 से भागा दीजिए 190 में, 2 नमा 18 और 2 पंचे 10, यानी 95 रुपये में बेचा जाए, तो पूछ रहा है कितना हानि होगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 100, अब 95 में बेचें तो 5 रुपये का हानि हुआ, तो 5 रुपये का हानि होगा कितना 100 पर, यानी 5% इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना, कमेंट में बताइएगा, तो फिर आपको एक बार में 2 3 3 बार अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये सब काफ़ी अच्छे से हम समझा भी रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 26। अब इसमें क्या है, माध्यिका पूछा है। माध्यिका मतलब क्या होता है, जितने भी आंकड़ा दिया हुआ है ये डाटा, ठीक है, इसमें सबको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए और बीच वाला जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में इसको लिखते हैं अगर, तो पहले सबसे छोटका आएगा, तो छोटका कौन है 3, है ना, 3 हो गया। उसके बाद है 4, 4 2 बार है, तो ये हो गया 4 4, फिर है 5, ठीक है, फिर 5 के बाद आएगा 6, फिर 7 है 3 बार, 1 2 3, तो 7 7 और 7, अब एक है सिर्फ बचा 12, ठीक है। अब बीच वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो बीच वाला निकालते हैं। तो देखिए इधर करिए 4 अंक, है ना, इधर करिए 4 अंक, तो बीच में बचिए कितना 6, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है ना, 6 हो गया आंसर। नेक्स्ट है कि एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया है, 1 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना 3900 रुपये है, तथा 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन इतना रुपया है, तो ब्याज की दर इसका क्या होगा। तो ब्याज की दर इसका क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया, 1 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन जो है इतना रुपये हो जाता है, और 2 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन इतना रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा, ठीक है। तो
इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ अगर कुछ हिसाब ऐसे रहेगा जिसको अगर बनाने में लेंदे होगा तो निश्चित आपको क्या काम करना है, वहाँ छोड़ के निकल जाना है, ठीक है। टाइम बचेगा तो बनाना है उसको, ठीक है। वही ऐसा नहीं कि उसको बनाकर ही निकलना, ये कभी सोचना नहीं चाहिए। एग्जाम देने का शानदार तरीका ये होता है कि कुछ जो लगे उसमें टाइम टेकन वाला है उसको छोड़ के निकल जाना है, ठीक है। उसको बाद में बनाएंगे, एक हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए कई लोग क्या उसमें पढ़ के टाइम वेस्ट कर देते हैं और आपका जो इजी वाला प्रश्न है वो आपका छूट जाता है। इसलिए पहले से दिमाग में सेट करके जाइए एग्जाम में कि एक हिसाब या दो हिसाब आपको मैथ हो या रीजनिंग हो या तो कुछ भी हो उसको छोड़ना है, ठीक है। छोड़ के स्किप करके आगे निकलना है, फिर उसको बाद में बनाएंगे। ये दिमाग में पहले से सेट करके जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ये बहुत अच्छा ये नॉलेज है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है और ए बी बी सी तथा ए सी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू और आर बिंदुओं पर स्पर्श करता है। बी पी इतना और सी क्यू इतना और ए आर इतना तथा ए बी सी की, तो ए बी सी की परिमिति निकालें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक वृत्त है, ठीक है। मतलब एक वृत्त है ए बी सी के अंदर, ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी सी के अंदर एक वृत्त है, ठीक है। अब उसमें क्या बोला, ए बी बी सी और ए सी भुजाओं पर पी क्यू आर है। ए बी पर है पी, यहाँ है पी, ठीक है। फिर यहाँ है क्यू नीचे, ठीक है। आप कॉपी और पेन रखिएगा साथ में, नोट करते जाइएगा तो आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ पर है आर, ठीक है। अब आगे दिया क्या है, बी पी बराबर दिया है 6.5, यानी कि बी पी ये वाला है बी पी, ठीक है। बी पी ये दे दिया है 6.5। अब यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए कोई भी वृत्त पर है ना, अगर बाहर से कोई बिंदु पर स्पर्श रेखा डालते हैं तो ये दोनों जो है बराबर होता है। ये जो स्पर्श रेखा दोनों तरफ डालेंगे तो ये और ये बराबर होता है। जैसे ही ये 6.5 दिया है तो ये बी क्यू जो है उतना ही हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ये और ये बराबर होगा ना, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है बी पी। फिर आपको दिया है सी क्यू, सी क्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। सी क्यू कितना दिया हुआ है, सी क्यू है आपका 4.5 है ना, 4.5 यानी कि है ना 4.5 सी क्यू दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है ए आर 5.5, ए आर कितना दिया हुआ है 5.5, ठीक है। जब यहाँ लिखिएगा तो समझ में आएगा। पूछा इसका परिमिति क्या हुआ, तो आसान है, ठीक है। ए बी प्लस ये तीनों भुजाओं का बी बी सी प्लस सी ए तीनों का जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमिति। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए ए बी बराबर क्या होगा, देखिए ए बी बराबर में आ जाएगा ये जो बी पी है 6.5 और पी ए क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा ये वाला, ये 5.5 जो है इधर, तो ये भी 5.5 होगा, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये 6.5 और ये 5.5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और आधा आधा 1 होगा, तो 11 1 12, यानी कि ए और बी कितना हो गया 12, ठीक है। फिर उसी प्रकार बी और सी निकालेंगे तो बी और सी में क्या, बी और क्यू जो है ये कितना हो जाएगा, ये 6.5 है यहाँ, तो ये भी 6.5 आएगा ये वाला, तो 6.5 और ये 4.5 कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11, ठीक है। और फिर ये वाला जो है ए सी वो कितना हो जाएगा, ये 4.5 ये है तो ये भी 4.5 होगा, 4.5 और 5.5 कितना होगा, तो 5 4 9 10 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ दीजिए तीनों को, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि लास्ट में 3 और 10 3 30 हो जाएगा 33, है ना। टोटल क्या होगा 33 इसका परिमाप हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अब 10x बराबर दिया हुआ है कोट 65 डिग्री प्लस 9x दिया हुआ, ठीक है। तो इसको बनाना है तो कैसे आसानी से बनेगा, जैसे कि 10 और कोट में दिया हुआ, देखिए इसको 10 क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा। तो कोट ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कोट थीटा दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो 10 और 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा बराबर ये 65 डिग्री, माइनस माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा 9x, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर ये वाला लिख सकते हैं। तो 10 से ये 10 चला जाएगा, ठीक है।
और इधर कितना बच गया x, और बराबर में इधर है आपका 90 माइनस 65 माइनस 9x। तो 90 माइनस 65 करेंगे तो कितना होगा, तो 6 और 3 होता है कितना, 6 3 9, यानी कि 25 है ना, 25 इसका आएगा 25 डिग्री माइनस 9x, 25 डिग्री माइनस 9x है। तो 9x को इधर x, इधर एगो x से इधर ले आइए, तो इधर हो जाएगा कितना 10x बराबर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 10x बराबर 25, तो 10 को इधर लाएंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2.5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, यदि x माइनस 1/x बराबर 10 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन आपको बनाते बनाते काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर 2 सूत्र याद रखना है आपको हमेशा, दो पहले सूत्र मेन इसमें सूत्र ही है, एलजेब्रा का सूत्र याद रखना है। जैसे कि AQ माइनस BQ बराबर क्या लिख सकते हैं मालूम, इसका सूत्र हो जाता है A माइनस B का होल क्यूब और प्लस 3AB इंटू A माइनस B। ठीक है, और एक याद रखना है AQ प्लस BQ बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B का होल क्यूब, और माइनस होगा इसमें 3AB इंटू A प्लस B। ठीक है, अब देखिए AQ माइनस BQ, इसमें सूत्र क्या हो रहा है A माइनस B, जो ब्रैकेट में आएगा सेम आएगा, जैसे इधर माइनस है ना AQ माइनस BQ, तो यहाँ भी आएगा A माइनस B का होल क्यूब, और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस वाला में क्या होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 3AB इंटू A माइनस B ही रहेगा ब्रैकेट में, जो ये फर्स्ट वाला रहेगा वही रहेगा ब्रैकेट में, माइनस है अगर इधर तो इधर ब्रैकेट में माइनस वाला ही रहेगा, जैसे यहाँ A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A माइनस B। ठीक है, ये थोड़ा याद रहेगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ AQ प्लस BQ है तो इसमें क्या ब्रैकेट में वही आएगा A प्लस B का होल क्यूब, और ये प्लस वाला है यहाँ तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस 3AB इंटू A प्लस B होगा, ब्रैकेट में क्या है प्लस वाला ही होगा। ठीक है, यानी कि AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B का होल क्यूब माइनस हो जाएगा 3AB इंटू A प्लस B। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे AQ माइनस BQ, ये इसको मान लेते हैं B। ठीक है, इसको A, तो AQ माइनस BQ पूछा है तो क्या हो करेंगे AQ माइनस BQ है तो A माइनस B के होल क्यूब, ये भी दिया ना A माइनस B, तो A माइनस B के होल क्यूब, तो इसको होल क्यूब करेंगे 10 का तो 1000 आ जाएगा, माइनस 3AB, माइनस क्या होता है 3AB, तो A कितना है x और B कितना है 1/x इंटू A माइनस B, यानी A माइनस B बराबर कितना हुआ 10। ठीक है, अब देखिए x से ये x चला गया, अब ये क्या हो गया, एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हुआ है कि जो माइनस वाला में है ना AQ माइनस BQ में क्या होता है प्लस होता है, माइनस वाले में प्लस करना है, अब प्लस वाले में माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट में मेन सेम रहता है, लेकिन यहाँ माइनस वाला अगर है XQ माइनस AQ माइनस BQ है तो इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 3 दहे 30, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1000 प्लस हो जाएगा क्या 30, 1030, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आए इस टाइप के, और एक चीज़ खाली ध्यान देना है कि 3AB जो करते हैं हम लोग, तो AB अगर 1 आ गया, यानी कि जैसे A है x, ठीक है, और B है कितना 1/x, अगर इसका कैलकुलेट करने के बाद देखिए ये करते हैं x और x कट जाता है तो मान एक ही रहता है। ठीक है, तो जब ये दोनों उल्टा हो, यानी कि x है और बटा में 1/x है, तो ये अगर हो तो कैसे बनाना है मालूम, जैसे AX³ माइनस 1/x³ पूछा, तो करना क्या है, इसको जो है क्यू करके अब प्लस कर देना है, क्यू करके प्लस 3 इतना कर देना है, यानी कि x ये 10 क्यू करेंगे तो 1000, अब प्लस कर देना 3 गुना 10, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें प्लस अगर पूछ देता, यहाँ प्लस दिया हो रहा था, ठीक है, तो क्या करते हैं इसका क्यू कर देते हैं 1000, अब माइनस कर देंगे 3 गुना ये 3 दें 30, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हिसाब आए, अगर मान के चलिए यहाँ आपको दे दिया है 8, ठीक है, और पूछ दिया ये, तो क्या करना है क्या इसका क्यू कर देना है 512, और माइनस 3 8 24 कर देना है, ये माइनस में पूछेगा तो प्लस कर देना, प्लस में पूछेगा तो माइनस करना है, यहाँ भी यहाँ माइनस में पूछा तो यहाँ प्लस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना लीजिएगा। अब जैसे कि अब अगला बार ऐसे आपको आया आंसर, बस करना क्या है, जैसे x माइनस 1/x बराबर दिया 10,
और एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर पूछा, तो इसका क्यू कर दिए 1000 और 3 दें 30, 1030 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो नीडर यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है और टाइम आपके पास कम है, थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे, ठीक है। अगर दिक्कत होगा स्पीड से तो फिर बताइएगा है ना कमेंट में, तो थोड़ा स्पीद कम भी कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपको करवाएंगे, ठीक है। तो नीडर का क्या हो जाएगा, कायर। नीडर का उल्टा है कायर, तो अनौपचारिक का उल्टा क्या हो जाएगा, औपचारिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषम शब्द को चुनिए। इसमें क्या, बिल्ली, घोड़ा, गाय और सांप। तो बिल्ली, घोड़ा, गाय ये क्या स्तनधारी है। बिल्ली, घोड़ा और गाय ये स्तनधारी है और सांप स्तनधारी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्या, शब्दकोश के अनुसार इसको सजाना है क्रम से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ABCD जैसे आता है उस तरह से ई सब में है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं क्या है, यहाँ N है, NMVN। अब ई सब में से सबसे पहले कौन आएगा, M आएगा, है ना, M आएगा। N से पहले, V से पहले भी M आता है, यानी कि 4 वाला पहले होगा, तो 4 तो है एक में, ठीक है। उसके बाद 2 है नंबर पर ही चलते हैं, M के बाद आएगा कौन, M के बाद आएगा N, ठीक है। तो N इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो ये लास्ट में आएगा, इसमें भी है तो लास्ट में आएगा ये बाद में। तो MN हो गया। अब N के बाद फिर तीसरे पे देखते हैं कौन आ रहा है, तो N के बाद सबसे पहले आएगा A वाला ये, ठीक है। N सबसे पहले ये आता है, यानी कि 4 के बाद 1 होगा, तो 4 के बाद 1 केवल ऑप्शन 2 में, तो एक्स का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है 34 में कि दिए हुए आकृति में वृत्त कितना ये आपको पूछा त्रिभुज कितना है। तो त्रिभुज कितना है, इस इधर से गिनिए, 1 2 और 1 ये 3, फिर 4 5 6 और 1 ये 7, ठीक है। अब ऑप्शन में मैक्सिमम 7 है ही, तो फिर सोचना नहीं है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, अब गिनने की जरूरत भी नहीं, 7 से ज़्यादा ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर को चुनिए जो प्रश्न आकृति निहित है, जिसमें क्या प्रश्न आकृति निहित है। तो एक मोटा मोटी दिमाग में क्या है, ये ऐसे रख लीजिए, इस टाइप का चित्र वहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन में, किस में है इस टाइप का चित्र, ठीक है। तो वहाँ पर देखते हैं ये किस में मिल सकता है, किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा किस में, ये देखना, ठीक है। तो इसको जब देखिएगा तो वो चित्र जो है इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इसमें, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान से कुछ प्रश्न है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST सबसे पहले लागू किया। तो GST सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो फ्रांस में लागू हुआ था, ठीक है। ध्यान से एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताएंगे वो ध्यान से सुनना है, वही एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है। GST भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, डेट सही याद रखना है, 1 जुलाई 2017 में बिहार में भारत में GST लागू हुआ था। GST दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो असम है, दूसरा राज्य कौन सा है, बिहार है, ठीक है। अच्छा GST क्या है, कौन सा कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। GST स्लैब्स कौन कौन सा है, तो 5 12 18 28 है ना, 5%, 12%, 18%, 28%, याद रख लेना, 5 12 18 28, 5 12 18 28। GST में जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो कितने अंक का होता है, तो GST में जो होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर वो होता है 15 अंक होता है, ठीक है। GST का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, GST, और GSTIN लगा देगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी देश में पाई जाती है। तो सुंदरी वन कहाँ पाया जाता है, तो ये सुंदरी जो है मैंग्रोव वन में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो ये है कहाँ, सुंदरवन के डेल्टा में, मतलब सुंदरवन में ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखना है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है पूछेगा, है ना, मतलब ये तो यही पूछा हुआ है, तो ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है, सुंदरवन में पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा पूछे कहाँ है, तो वो भी पश्चिम बंगाल में, याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। तो वाडियार राजवंश का
शासक था कहाँ, मैसूर में, ठीक है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था ये भी पूछा जाता है, तो मैसूर का था। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश, है सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति रामास्वामी के विरुद्ध ये पेश किया गया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है, ये सफल नहीं हुआ था महाभियोग, ठीक है। ये न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ ये महाभियोग लाया गया था, ठीक है। अच्छा, महाभियोग से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए और ये लाया गया था 1991 में, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 40। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गया था, है ना। मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई, रानी दुर्गावती की। नेक्स्ट है 1876 में कोलकाता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, तो आनंद मोहन बोस है, तो इसका आंसर हो गया आनंद मोहन बोस। तो याद रखना है 1876 में यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। और बदरुद्दीन तैयब जी ये कौन है मालूम, इससे याद आ रहा है कुछ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो यही था ना बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था, यानी कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। याद रखना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जब भारत में कुल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है मालूम है, तो ये 18 है, ठीक है। अब 18 से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, कौन कौन सा, देखिए 18 से याद रखना है कि कुल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितना है, 18। पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। महाभारत में पर्व की संख्या कितना है, तो 18 है। भारत में रेलवे जोन कितना है, तो 18 है। तो ये सभी याद रखना है एक साथ, ठीक है। अब ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 1986 में ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। अब 1986 से एक क्वेश्चन और आपको रिवीजन करना है साथ में, कौन सा, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में ही पारित हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ का विचार देश संविधान से लिया गया। तो अपशिष्ट शक्तियाँ जो है ये लिया गया था कहाँ से, तो ये लिया गया था अपशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से लिया गया, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया, कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछे तो कनाडा से लिया गया, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये सब मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि कभी पुराना नहीं होने वाला, हमेशा ये पूछा जाएगा, सदाबहार क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश से लिया गया, तो जापान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन एक दो में होता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से हो गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो वो आयरलैंड से लिया गया। तो यहाँ पर याद रखना है, रट के रखना है, मूल कर्तव्य रूस, मूल कर्तव्य रूस से, और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44 में कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उत्तराखंड के 2 दर्रे आपको याद रखना है, हमेशा आपको काम आएगा। कौन सा, तो बस एक लाइन याद रखना है, नीति माना लिपुलेख, ऐसे याद रखना है। तो नीति दर्रा और नीति माना लिपुलेख, एक लाइन याद रखना है खाली। तो नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में, है ना। नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नीति माना लिपुलेख यानी कि माना दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये ध्यान रखना है, मेन आपसे पूछा जाएगा नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, तो उत्तराखंड की बात आई। और ये तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रा, ठीक है। और ये नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में आई,
तो महाजनपद कितना है, 16 है। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 16 महाजनपद किस बौद्ध ग्रंथ में इसका वर्णन है। तो 16 महाजनपद का वर्णन है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन ग्रंथ में है, तो भगवती सूत्र में है। तो याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र है। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम था, है ना। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। और चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद अगर पूछे तो देखिए, चलते हैं ऑप्शन में पहले। तो समान नागरिक संहिता आपको पूछा है। ठीक है, अब इसको 4 ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, आप भी याद किए हैं, अब इसका आंसर लगाइए कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे याद रखिए तो जीवन में कन्फ्यूजन नहीं होगा और खटाक से मार दीजिएगा और मज़ा आएगा आंसर लगाने में। कैसे, समान नागरिक संहिता, देखिए समान अंक किस में है, दोनों समान अंक कौन सा ऑप्शन में है, समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला 4 आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो समान नागरिक संहिता ये समान अंक वाला आंसर टिक कर देना, 44 में है। नेक्स्ट है, अच्छा समान नागरिक संहिता अभी भारत में किस राज्य में लागू है, तो ये भी याद रखना है। तो ये गोवा में है ना, एकमात्र राज्य गोवा में ये लागू है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। क्वेश्चन क्या है, कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। ठीक है, अच्छा वैशाली से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कौन कौन सा, देखिए छठी बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया, 6ठी सदी ईसा पूर्व में दुनिया का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था या तो गणतंत्र राज्य कौन था। तो गणतंत्रात्मक गणराज्य कौन था, तो ये वैशाली था, है ना। पहली दुनिया में गणतंत्रात्मक व्यवस्था या तो गणतंत्रात्मक गणराज्य वैशाली में था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और एक क्वेश्चन कौन सा आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में ही हुआ था, है ना, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो लिच्छवियों से दहेज में मिला था पाटलिपुत्रा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्रा। अब यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम आया है, ठीक है, यानी गुप्त वंश की बात हो रही है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आता है तो याद रखना है, जैसे कि किस शासक को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा क्या है, तो संस्कृत है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का काल जब है जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किसका, गुलाम वंश की स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत पर 1206 में। ठीक है, और ये पूरा चला था लास्ट में लोधी वंश के लास्ट तक चला था 1526 तक। ये दिल्ली सल्तनत का काल कहलाया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है। और क्रम से पूछा गया कि पहले कौन सा था उसके बाद कौन सा आया, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, देखिए तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन, तो गुलाम वंश, है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए गुलाब खिले, एक लाइन लिख लीजिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो,
गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी कि सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, अब ये 5 वंश है, ये शासन किया था और क्रम से किया था, पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। अच्छा, गुलाम वंश का जो शासनकाल था ये था 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर आया था सैयद वंश चौथा, तो सैयद वंश का था 1414 से 1451 तक था। और लास्ट जो 5वां वंश था ये था लोदी वंश, और इसका कार्यकाल 1451 से 1526 तक था। अब इसमें क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, ये पूछा जाता है। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखिए कि सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया था, तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, लगभग 100 वर्ष है ना, 1320 से 1414 तक है ना। फिर आपका सबसे कम शासन किसने किया था, सबसे कम था खिलजी वंश। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, सब वंश का संस्थापक याद रखना है आपको। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। अब तुगलक वंश का था आपका गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का कौन था, खिज्र खां। और लोदी वंश का था बकलोल लोदी, याद रखना है। ठीक है, बहलोल लोदी है लेकिन बकलोल के नाम से याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। लोदी वंश का संस्थापक बकलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज देश के शासक थे। तो मिहिर भोज जो थे ये था प्रतिहार वंश का था, मालूम, प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, ये प्रतिहार शासक था। नेक्स्ट है 1978 में देशवें यानी कि केवें संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया। यानी सिंपल क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। कब, 1978 में। ठीक है, 1978 में ये 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और इसको कहाँ रखा गया है, तो इसे विधिक यानी कि कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के को में रखा गया है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया 44वां। एक 42वां संविधान संशोधन से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, एक चीज़ याद रखना है, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये भी याद रखना है आपको, इसको थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, फिर 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, है ना, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप यानी गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है। तो भारत का जो लोग है सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, बिहार का कितना भूमि जो है कृषि होता है, कितने भूमि पर, कितना प्रतिशत, तो 60% भूमि पर कृषि होता है। और कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है बिहार का, तो 80% बिहारी कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बना है। तो बगलिहार बांध जो है ये चेनाब नदी पर बना है। चेनाब नदी से एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण याद रखना है, करेंट अफेयर में भी पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है लंबा पुल जो है रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया, तो चेनाब नदी पर बनाया गया, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कल्हन। ठीक है, राज तरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है। तो राज तरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, अच्छा, राज तरंगिणी का संबंध है कश्मीर के इतिहास से। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर से रिलेट करना है, और इसके लेखक है कल्हन। तो ये तीनों को रिलेट करना है कैसे, देखिए, जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज तरंगिणी का संबंध है, तो ऑप्शन में था कश्मीर के इतिहास से। ठीक है, इसका आंसर हुआ था। ठीक है, तो ये और ये बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये रिपीट होता है। तो ये तीनों को रिलेट कैसे करना है, राज तरंगिणी, कल्हन और जम्मू कश्मीर को। देखिए, जम्मू कश्मीर में अक्सर क्या होता है, कलह होते रहता है ना, अक्सर क्या होता है जम्मू कश्मीर में कलह होते रहता है, यानी कि कल्हन हो गया, कलह से कल्हन,
यानी राज तरंगिणी का लेखक हो गया कल्हण, और इसका संबंध हो गया किससे, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो ये याद रखना है। दो पुस्तक और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक कौन, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित है। तो केंद्र राज्य संबंध ये है आपका भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 255 तक का है। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ये लीला सेठ थी। और ये किस राज्य की बनी थी, ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हाँ, मुख्य मतलब न्यायाधीश जो है सिंपल न्यायाधीश जरूर बनी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी फातिमा बीबी। ठीक है, ये याद रखना है। जो सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश था कौन, तो था हीरा लाल जेकानिया। ठीक है, हीरा लाल जेकानिया था। और सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान अभी करेंट अफेयर में याद रखना है कौन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, DY चंद्रचूड़ है। अच्छा, ये हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, देखिए 214 में हाई कोर्ट है। देखिए ये सब इसलिए याद रखना महत्वपूर्ण है कि देखिए 214 अगर हाई कोर्ट है ना, तो इसके आसपास से ना हाई कोर्ट से ही संबंधित रहता है। जैसे 215, 216, ठीक है, 217, ये सब क्या है, हाई कोर्ट से ही संबंधित रहता है। तो आपको अगर कुछ पूछा जाए क्वेश्चन कि हाई कोर्ट के बारे में कोई और चीज़ भी पूछ लिया जाए, आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर सिर्फ ये याद है ना, और अनुच्छेद अगर मान के चलिए 214 नहीं है, तो आप दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ना हाई कोर्ट की बात है तो 215-16 के आसपास ही होगा। तो उसका आंसर आप 215 अनमुनाहे मार सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ जो मेन जो है वो याद रखना जरूरी रहता है। उससे क्या आता है, आपको ऑप्शन से छांट के आंसर टिक कर सकते हैं, जो याद नहीं है उसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो सुप्रीम कोर्ट है इसी 214 को है ना, एक को इधर कर दीजिए, यानी कि 124। ठीक है, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, 124 यानी 124 में है, और हाई कोर्ट 214 में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती देश में मनाई जाती है। तो वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ मनाया जाएगा, तो बिहार में, क्योंकि बिहार से ही नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में। बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह ही थे। नंदा देवी चोटी स्थित है, तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मुद्रा संकुचन होगा, मुद्रा संकुचन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन है कि मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर के रक्त में डैश की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, और ये मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से ये रोग होता है। क्या, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, फिर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और मधुमेह दिवस जो है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्क्यूलेरिस और एडवेंटिटिया डैश की दीवार की 4 परतें हैं। तो किसकी ये 4 परतें हैं, तो जठरांत्र की ये 4 परतें हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्क्यूलेरिस और एडवेंटिटिया जो है ये जठरांत्र की दीवार की 4 परतें हैं। ये ध्यान रखना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ डैश है। तो आधुनिक समय की पेंसिल में जो है किसका, शीशा का प्रयोग किया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर है आपका 64 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी समझना और याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तभी आप आंसर उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प भारत की पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का हिस्सा नहीं है। तो पहला क्या है ऑप्शन में कि एंटी गामा किरण त्वचा मरहम, ये क्या है स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का ये हिस्सा है ना, एंटी गामा किरण त्वचा मरहम ये है। दूसरा क्या है प्रूसियन नीली गोली, ये भी है। फिर तीसरा CAEDTA सांस लेने संबंधी द्रव्य, ये भी है। लवण युक्त घोल, ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है। तो अल्ट्रासोनिक यानी कि प्रासरव्य ध्वनि का जो प्रयोग करता है वो चमगादड़ करता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है कि डैश को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है ना। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्यों ना मालूम, याद आ रहा है कुछ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। तो यही है ये A.O. ह्यूम है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यही है भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सलीम अली आंसर होना चाहिए था। तो सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी यानी कि H2O का pH मान क्या होगा। तो शुद्ध पानी का pH मान क्या होता है, उदासीन हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 7 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन डायोप्टर से जुड़ा हुआ है। तो डायोप्टर से जुड़ा हुआ कौन, ऑफ्थेल्मोलॉजी है ना। ऑफ्थेल्मोलॉजी जो है ये डायोप्टर से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में कितने जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 46 गुणसूत्र होता है ना। महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है XX है ना, और पुरुष में कितना क्या होता है XY होता है। ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र अगर पूछेगा तो कितना होता है, लैंगिक गुणसूत्र होता है 44। ठीक है, और लैंगिक गुणसूत्र होता है 2 X और Y, और लैंगिक होता है 44। ठीक है, तो लैंगिक गुणसूत्र 2 होता है और लैंगिक गुणसूत्र 44 होता है। ठीक है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कितना होता है, 1 बढ़ जाता है ना, 46 की जगह 47 हो जाता है। नेक्स्ट है रेडियम की खोज किसने किया था। तो पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी ने किया था। ठीक है, रेडियम की खोज किया था पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी ने किया था। ठीक है, और एक आता क्या रेडियो सक्रियता, उसका खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, तो पेनिसिलिन की खोज इसने किया था। और मलेरिया में जो मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया, तो रोनाल्ड रोस ने किया था है ना, रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में ओडोमीटर लगा होता है। तो ओडोमीटर कार में लगा होता है, जो कि कार का जो डिस्टेंस है ना मापता है, कितनी दूरी तय करता है, ये ओडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार ये कौन सा सही है। तो ओम का नियम में क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है वोल्टेज बट्टा प्रतिरोध है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ओम किसका थी है SI इकाई, तो प्रतिरोध का SI इकाई है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। नेक्स्ट है 73 में कि जड़ता किसका अनुपातिक है। तो जड़ता यानी कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान से संबंधित है। और जो न्यूटन का पहला गति का जो नियम है उसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो सकता है। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर से विकसित हो सकता है, तो वो कौन सा अंग हो सकता है, तो वो है आपका जिगर है ना, यकृत, लीवर। देखिए क्वेश्चन आता है ना, जो मानव शरीर में सबसे अधिक पुनर्जनन जो क्षमता है ना वो किसका होता है, यकृत का ही होता है। ठीक है, सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता यकृत का होता है। यकृत को ही जिगर बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, लीवर बोलता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है सबसे अधिक जो होता है उच्चतम पुनर्जनन क्षमता वो लीवर का ही होता है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, लीवर ही है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है, यकृत से होता है।
पित्त जमा कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और यकृत के बारे में आपको पीछे भी वीडियो में पूरी डिटेल में कई क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मालुस पमीला के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। तो मालुस पमीला जो है कि वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है मालूम? तो इसका करेक्ट आंसर है सेब, है ना। सेब जो है मालुस पमीला के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है सेब। ठीक है, और तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या मालूम? तरबूज का वैज्ञानिक नाम है सिट्रुलस लेनाटक, है ना। सिट्रुलस लेनाटक जो है ये सिट्रुलस लेनाटस ये है तरबूज का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बोस्न म्यूटस देश का वैज्ञानिक नाम है। तो बोस्न म्यूटस जो है ये किसका नाम है मालूम? भैंस का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस टोरस या तो बोस इंडिकस, है ना, ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि शरीर में डैश की अधिक मात्रा गठिया का कारण बन सकती है। तो यूरिक एसिड का अधिक होने के कारण गठिया का कारण बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की बात करें तो खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक मोती में डैश 80% से अधिक है। तो प्राकृतिक मोती में जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट 80% से अधिक है। और कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? तो CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र पूछे तो यही होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का अगर रासायनिक नाम पूछे तो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर भी यही है और संगमरमर का भी सूत्र यही है ना, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फूल डायंथस, है ना, फूल डायंथयस के वानस्पतिक नाम से जाना जाता है? तो ये है गुलनार, है ना, इसका करेक्ट आंसर है गुलनार। नेक्स्ट है कि निक्टोफोबिया का डर होता है। तो निक्टोफोबिया का मतलब होता है ये अंधेरे से डर, है ना, अंधेरे में डर। देखिए किसी भी शब्द में अगर लास्ट में फोबिया लगता है उसका मतलब होता है भय। जैसे हाइड्रोफोबिया यानी पानी से भय, नोमोफोबिया यानी कि मोबाइल खोने का भय। ठीक है, तो ये सब क्या है याद रखना है। तो फोबिया जिसके लास्ट में रहेगा उसका मतलब होता है भय होना किसी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है टेस्ला। ठीक है, ओम किसका है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम। और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। और रही बात किसका? चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह का होता है वेबर। ठीक है, और चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गॉस होता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है सिट्रुलस लेनाटस। सिट्रुलस लेनाटस का वानस्पतिक नाम है किसका? तरबूज का। तरबूज का वैज्ञानिक नाम है ये है सिट्रुलस लेनाटस, है ना, तरबूज का सिट्रुलस लेनाटस ये वैज्ञानिक नाम है, ये याद रखना है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। और एम्पियर किसका? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। शक्ति का वाट है। और कार्य एवं जूल, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का है जूल। नेक्स्ट है 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है रजो दर्शन से। इसका करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, है ना, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। पोटेशियम को भी केरोसिन ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, और जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है किस तत्व तक सही पाया गया था? तो कैल्शियम तक सही पाया गया था। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, यानी कि वहाँ पर कोई भी बंदरगाह नहीं है? तो मंगोलिया में कोई भी बंदरगाह नहीं है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है ना, उलान बटोर। मंगोलिया की मुद्रा का नाम है तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा का नाम क्या है? तुगरिक, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य देश तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। तो व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करें यानी कि खत्म करना है कब तक? 2030 तक। ठीक है, अच्छा भारत का मलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो वो भी 2030 तक है। हेपेटाइटिस रोग होता कहाँ है? तो यकृत में होता है। हेपेटाइटिस या तो जॉन्डिस या तो पीलिया रोग कहाँ होता है? सब यकृत में होता है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है कि बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है? तो ये बढ़ती का नाम जिंदगी ये है किसका? एक्सिस बैंक का, है ना। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का। नेक्स्ट है कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया नवीन चावला की ये पुस्तक है। क्या? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। पुस्तक के लेखक नवीन चावला है। नेक्स्ट है कि अंजुम मोदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अंजुम मोदगिल का संबंध शूटिंग से है ना, शूटिंग से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 में क्या है? वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किससे मिलता है? तो ये ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर है ये कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को ये सब में से सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलता है। नेक्स्ट है 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीरमन कप किसके खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप है ये किससे मालूम? बैडमिंटन से, है ना। सुदीरमन कप है बैडमिंटन से। और थॉमस कप अगर पूछे, काफ़ी बार पूछा गया है, थॉमस कप का संबंध भी बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये करता है विश्व आर्थिक मंच करता है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर आया क्या? 2 चीज़ें, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब हुआ था मालूम? 1944 में हुआ था, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में स्थापना हुआ था। और ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल का नामकरण किसने किया? तो ये किया है ओमान ने, है ना। ओमान देश की राजधानी का है? मस्कट है। ओमान देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो रियाल है, ओमानी रियाल। नेक्स्ट है कि गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है? तो गेल ये कृषि गेल नहीं है, ये वाला गेल है ना, ये जो महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो ये कहाँ चालू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में, है ना। गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। गेल, भेल, ये सब क्या है? ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो गेल, भेल, HPCL, BPCL, NTPC, ये सब क्या है? आपका सभी महारत्न कंपनी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 98। पाकिस्तान के उस पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिसे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए नवीनतम एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो ये किया गया किसको? तो शाहिद अफरीदी को किया गया है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 99 है कि 2023 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्रदान किया जाएगा? तो इसको किसको प्रदान किया जाएगा? कौन सा? UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का ये मिलेगा राधिका सेन को, है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है IPL 2024 फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को 8 विकेट से हराया था? तो कोलकाता 2024 का IPL जीता कौन? कोलकाता। हराया था किसको? तो सनराइजर हैदराबाद को हराया था, ठीक है। याद रखना है, सनराइजर हैदराबाद को हराया था, ठीक है। तो ये IPL से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन। तो जो IPL 2024 को किसने जीता? तो जीता कौन? कोलकाता ने। और हारा था कौन? सनराइजर हैदराबाद ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार IPL कौन जीता? तो चेन्नई और मुंबई दोनों 5-5 बार जीता हुआ, ठीक है। और IPL की शुरुआत कब हुआ? तो 2008 में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। IPL से इतना याद रखना है कि IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था और 2024 में जो IPL हुआ ये कितवां संस्करण हुआ? तो ये 17वां संस्करण हुआ था 2024 में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 9 का पूरा 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 10 के साथ।